हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल लर्न ऑनलाइन। आज हमारा टॉपिक रहेगा जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये नया वर्ड तो नहीं है, काफ़ी सुनने में आ रहा है और इसका डिक्लेरेशन काफ़ी पहले ही गवर्नमेंट ने कर दिया था कि जीएसटी एप्लीकेबल होने वाला है और इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पर होगा। तो जीएसटी नॉट इम्पैक्ट ऑन डायरेक्ट टैक्स मींस इनकम टैक्स एक्ट 1961। डायरेक्ट टैक्स के जो 5 हेड्स जो पहले से आपके चल रहे थे, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिडक्शंस, बाकी सारे रिटर्न्स वगैरह, मतलब डायरेक्ट टैक्स पर जीएसटी का कोई रूल्स प्रोविजंस नहीं बना है। इम्पैक्ट हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स दो लेवल पे लगता था, एक स्टेट लेवल पे लगता था और एक सेंट्रल लेवल पे लगता था। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी। तो जो ये सब जो हमने लिखे हैं मैंने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, काउंटर वैलिंग ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के पार्ट हैं जिसे फाइनली कंज्यूमर को ही बियर करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा ऐड होता है। स्टेट लेवल पे वैट मींस विद इन अ स्टेट लगता था, तो वैल्यू एडेड टैक्स, और सीएसटी लगता था वन स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रांजेक्शन्स होने पर। और एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे मूवीज़ वगैरह हम देखने जाते थे तो मतलब विद इन अ स्टेट की बात कर रहे हैं, जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट चार्ज करती है। एंटरटेनमेंट टैक्स, जो भी हम एंटरटेनमेंट यूज़ कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, तो उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज होता था। लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रा टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, तो इतने सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे जिसे अब इन सबको क्लब करके जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, बाकी इसका हम डिस्क्रिप्शन आगे कर रहे हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी। नाउ अब आपका क्या सिनेरियो रहेगा? पहले सिनेरियो ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ब्ला ब्ला ब्ला, देखिए कितने सारे टैक्सेस लगते थे। अब सिर्फ एक सिंगल जीएसटी लगेगा और जीएसटी का मेन होगा सीजीएसटी मीन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, मैंने खुद ने इसको स्टडी किया है और ये पूरा मैंने नोट्स बनाया है जिसे मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मतलब पहले हमारा क्या सिनेरियो रहता था कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी, इतने सारे टैक्सेस लग जाते, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था जिससे करप्शन तो इंक्रीज होता ही था और काफ़ी प्राइस भी हाइक हो जाती थी। और फाइनली किस पर इफेक्ट होता था? कंज्यूमर, जो कंज्यूम करता था, कस्टमर। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा एक इंडिया ही टैक्स कॉम्प्लिकेटेड बहुत होता था हमारे इंडिया में, और करप्शन भी सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में ही है। बाकी अनादर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, वहाँ पर जीएसटी ही एप्लीकेबल होता है, ज़्यादा टैक्स कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। टैक्स कॉम्प्लिकेशन, इतने सारे टैक्स एक जगह से दूसरी जगह गया, यहाँ तक कि स्टॉक ट्रांसफ़र पे टैक्स लग गया, कोई लॉस हो गया तो उसे शो कर दिया, तो इस तरीके से काफ़ी इलीगल वर्क भी होने लग गए थे, पेपर वर्क नहीं दिखाते थे। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर आपस में उनकी यूनिटी रहती थी, तो प्राइस काफ़ी हाइक हो जाती थी और डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते थे, तो चीज़ें भी एक्सपेंसिव होना जाहिर सी बात है। तो आज हम जीएसटी जो टॉपिक है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और जो बिगनर्स हैं जिन्हें आईडीटी के बारे में नहीं पता, तो मैंने पूरी कोशिश करी है विद एग्जांपल कि बिगनर्स जो नए स्टार्टिंग जो जीएसटी पढ़ रहे हैं उन्हें भी काफ़ी हेल्प होगा। दैन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, देयर विल बी, क्या बोलेंगे हम, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट मीन्स टैक्स ऑन टैक्स, मीन्स एक्साइज ड्यूटी। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी किस पर चार्ज होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स।
मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ हो और मैन्युफैक्चर होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए और एक्साइजेबल होना चाहिए। तो ये 2-3 रूल एप्लीकेबल होते थे एक्साइज ड्यूटी एक्साइजेबल प्रोडक्ट पर चार्ज होने के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जैसे ही माल रिमूव होता था फैक्ट्री गेट से, तो उस डेट को जो डेट एप्लीकेबल होती थी एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो जाती थी। देन एक्साइज ड्यूटी चार्ज होने के बाद जैसे ही फैक्ट्री गेट से रिमूव हो गया, या तो विद इन अ स्टेट में सेल हो जाएगा तो वैट चार्ज हो जाता था, ऑक्ट्राई एंट्री टैक्स, काफ़ी सारे टैक्सेस में ऐड हो जाते थे। या फिर अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करें तो इंटर स्टेट सेंट्रल सेल्स टैक्स चार्ज हो जाता था। अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अलग से चार्जेस हो जाते थे। तो ऐसे आगे आगे जैसे जैसे हमारा गुड्स मूव करता जाता है, फाइनली जब तक कस्टमर तक नहीं पहुंच जाता है, उसमें एक्सपेंसेस टैक्स के रूप में ऐड होते जाते थे, जिससे वैल्यू इंक्रीज हो जाती थी। तो indirect tax levied on goods and services, there will be CGST and SGST, then remove cascading effect। अब ये GST का मेन इसका बेनिफिट क्या रहा, सिंपल एक वर्ड में हम कह सकते हैं कि रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट। देन दो चीज़ें होती हैं, मैन्युफैक्चरर और सेलर। एक मैन्युफैक्चरर होता है जो मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे कन्वर्ट करता है, रॉ मटेरियल यूज़ करता है, उसमें काफ़ी सारे लेबर, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस ऐड होने के बाद वो अपना माल सेल गुड्स सेल होता था। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, ये सिंपल मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक बार शो करने के लिए कि कैसे इसके टैक्स होता था। तो मैन्युफैक्चरर जो कि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता था, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100 रहा। पूरी उतनी उसने अपना पूरा कॉस्ट की परचेज कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब ऐड करके उसने अपनी कॉस्ट बताई 100, और उसने एक्साइज ड्यूटी 12%, ये हमने फॉर एग्जांपल लिया है 12%, गुड्स की कितनी वैल्यू हो गई 112। अब मैन्युफैक्चरर से माल कौन गुड्स कौन परचेज करेगा, सेलर। तो मैन्युफैक्चरर ने सेलर का गुड कितने में सेल करेगा, 112 में। तो 112 सेलर के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, क्योंकि इसने इसी रेट पे परचेज किया है। और सेलर को विद इन अ स्टेट सेल किया है तो उस पर वैट चार्ज हो गया। तो देन फाइनली उसकी वैल्यू कितनी हो गई गुड्स की, 126। इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स 100 से लेके फाइनली 126 हो गया है। इसका सिनेरियो कैसे चलता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर परचेज करते हैं, होलसेलर से रिटेलर परचेज करते हैं, देन फाइनली कंज्यूमर के पास आता है, जो कि बहुत सारे टैक्सेस ऐड होने के बाद कंज्यूमर ही बियर करता है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स जो कि इनडायरेक्ट होता है, पता नहीं रहता, वो ऐड होता है। अब देखो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गया, फिर होलसेलर से रिटेलर, फिर कंज्यूमर। देन जीएसटी नॉट एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग आइटम, कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया जिस पर जीएसटी का रूल नहीं एप्लीकेबल हुआ है, जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। फॉर एग्जांपल अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल, टबैको, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स एंड टोल टैक्स। टोल टैक्स मीन्स पता है आपको, ये जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंट्री करते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टर्स वगैरह जो मटेरियल गुड्स लेकर जाते थे, टोल टैक्स लगता है। तो इन सब पे जीएसटी ने कुछ हाथ नहीं लगाया है, जैसे था जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। देन जीएसटी मॉडल, सेंट्रल जीएसटी जिसे हमने बात करा था, सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये सिंपल अभी मैंने मॉडल बताया है, आगे हम सबको डिफाइन करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होकर के जीएसटी के टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। देन जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ, एक चीज़ जिसने आईडीटी पढ़ा हो, एक्साइज ड्यूटी में एक्साइजेबल गुड्स पर ही एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता था। सीता 1985 सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में गुड्स का डिफाइन होता था कि हाँ, हम जो मटेरियल गुड्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर किया है, अगर वो सीता 1985 की कैटेगरी में आता है तो वो एक्साइजेबल गुड्स हुआ। और एक्साइजेबल गुड्स ज़रूरी नहीं है ऑलवेज एक्साइज ड्यूटी उस पर वो एक्साइज ड्यूटी नील भी होती है,
और अगर ज़ीरो रेटेड है तो मीन्स एक्साइज ड्यूटी निल है, और अगर उसमें रेट गिवन है तो उस रेट से एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती थी। मीन्स एक्साइज ड्यूटी कब चार्ज होगी? जैसे ही डेट ऑफ द रिमूवल ऑफ द गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री गेट। एक ये लाइन हम उस पर हाईलाइट रहता था कि डेट, किस डेट को गुड्स रिमूव हुआ है फैक्ट्री गेट से। अब जीएसटी में किसे हम टैक्स का एक स्टेप मानेंगे कि हाँ उस स्टेप पे जीएसटी चार्ज होगा। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, सिंपल कहा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपने सप्लाई किया है तभी वहीं पर आप जीएसटी चार्ज करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट अगेंस्ट सेल। कि अगर आपका गुड्स सेल नहीं हुआ है फाइनली तो इट डजेंट मैटर, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा गुड्स तो सेल हुआ ही नहीं तो मैं आपको जीएसटी क्यों पे करूं, गवर्नमेंट को जीएसटी क्यों पे करे। तो सिंपल से एक वर्ड में कहा है कि जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपने सप्लाई किया, माल मूवेबल हुआ मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कंज्यूमर के पास, जिसे हम यहाँ पे देखा था। तो नॉट अगेंस्ट सेल, सेल होना ज़रूरी नहीं है। हैंस ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, हाँ एक चीज़, एक स्टॉक ट्रांसफ़र पर पहले टैक्स नहीं लगता था और जिसके लिए हमें फॉर्म एफ इशू करवाना पड़ता था। अगर जो पढ़ चुके हैं तो उनकी नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा रही हूँ कि जैसे मैनु का कंसाइनमेंट अलग जगह होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सपोज उनकी मुंबई में है और उनका वो बोल सकते हैं कि उनका गोडाउन कहाँ पर है, उनका एक कंसाइनमेंट एजेंट अलग स्टेट में होता है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब वो स्टॉक ट्रांसफ़र करते थे तो उन्हें फॉर्म एफ इशू करना होता था ताकि वो शो कर सके कि हम सेल नहीं कर रहे हैं, हमारा माल गुड्स हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से गोडाउन में जा रहा है, हमारा कंसाइनमेंट वहाँ है, वहाँ से माल सेल, गुड्स सेल होगा। लेकिन आज जीएसटी में आप उसे भी हटा दिया है कि अगर आप गुड्स का ट्रांसफ़र भी कर रहे हो ना तब भी आपको जीएसटी पे करना होगा। हो है ना, कितना डिफरेंस हो गया। पहले नहीं पे करना होता था टैक्स, लेकिन आज अगर हम ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं गुड्स का तो भी टैक्स जैसे उसे ऐसे ही मानेंगे कि उसे सेल किया जा रहा है। लाइक स्टॉक ट्रांसफ़र, अगर आप फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, फ्री सप्लाई, पहले फ्री सप्लाई फ्री डिस्ट्रीब्यूशन उन पे कोई ड्यूटी चार्ज नहीं होती, बट अब जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये बहुत मोटी चीज़ होती है। कोई भी मैन्युफैक्चरर हमेशा शो कर देता है कि मेरा स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ है, मैंने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मैंने फ्री सप्लाई किया है, तो ऐसे शो कर देता तो इससे वो टैक्स बचा लेते थे, टैक्स से चोरी हो जाती थी। और जबकि मटेरियल हमारा गुड्स तो एक्सपेंसेस तो होता ही था, तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई है। तो जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट अगेंस्ट सेल्स, हैंस ट्रांसफर ऑफ गुड्स लाइक स्टॉक ट्रांसफर, फ्री सप्लाई एंड सर्विसेज आर आल्सो लाइबल टू जीएसटी, उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। देन टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपने सप्लाई किया, आप इनवॉइस क्रिएट करो और आप पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। स्टॉक ट्रांसफर, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो टैक्सेबल इवेंट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट जो पहले पढ़ चुके हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। और सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं कि टैक्स क्रेडिट क्या होता है, देखिए कि हमने पहले किसी मैन्युफैक्चरर से, डीलर ने गुड्स परचेज किया तो सिंपल मैन्युफैक्चरर उसे टैक्स ऐड कर कर ही गुड्स सेल किया होगा। अब पूरा बिल तो टोटल अमाउंट का बना होगा। फॉर एग्जांपल हमने छोटा सा एग्जांपल लिया था कि सैलर के लिए क्या प्राइस हो गई, 112 सेलर ने आगे 126 में सेल किया। अब सेलर को गवर्नमेंट को 14 रुपीज़ देने, तो सेलर की जेब से तो ये भी गया ना 12, क्योंकि सेलर ने 112 पे किया है, मीन्स इंक्लूडेड दिस। तो वो इसका क्रेडिट ले लेगा कि 14 अगर मेरी लाइबिलिटी आ रही है जिसमें से मैंने 12 तो पे कर दिया, तो रिमेनिंग 2 रुपीज़ वो पे कर देगा, तो उसे 12 रुपीज़ का क्रेडिट मिल जाता है। ये सिंपल मैंने आपको क्रेडिट का मीनिंग बताया कि सैंडविच क्रेडिट वर्ड सुना होगा, सैंडविच क्रेडिट 2004 जो पहले चार्ज होता था, अब हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे शॉर्ट में आईटीसी बोला है। बिल्कुल मैंने एक्सप्लेन किया है और मेरे को ध्यान से समझिए। क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेड ऑन इनपुट
इनपुट पे कौन पे कर रहा है? मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो इनपुट लेकर आ रहा है, रॉ मटेरियल लेकर आ रहा है, तभी जाके उसका फिनिश गुड्स बनाया जाएगा। मे बी यूज्ड ओनली फॉर पेइंग CGST ऑन द आउटपुट। और हाँ, अगर आपने इनपुट पे CGST पे ही नहीं किया और आउटपुट मीन्स जब आप गुड्स का सेल कर रहे हो और उसके लिए आप रिफंड की डिमांड कर रहे हो, कि एडजस्टमेंट के लिए आप बोल रहे हो, क्रेडिट के लिए बोल रहे हो, तो वो लीगल नहीं है, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पे ही नहीं किया, तो अब आप किस चीज़ का डिमांड कर रहे हो? तो यू हैव टू पे। तो क्रेडिट तभी मिलेगा जब हमने CGST इनपुट पे किया होगा, और जब इनपुट को हमने कन्वर्ट करके सेलेबल गुड्स बनाया और सेल किया और CGST ऐड करके किया, तो उस पे हमें क्रेडिट मिल जाएगा। सेम SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अदर वर्ड्स, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST अलाउ पेमेंट ऑफ CGST। और हाँ, एक चीज़, जैसे कि मैं थोड़ा सा इन वो डायरेक्ट टैक्स के पर आती हूँ, वहाँ पे भी आपने एक चीज़ देखा होगा। 5 हेड्स होते थे: सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वहाँ पे हम लॉस कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का एक सेट ऑफ लॉस एंड कैरी फॉरवर्ड का एक चैप्टर है। उसके अंदर आपको कुछ ध्यान आ रहा है कि उसमें क्या होता था कि सैलरी इनकम का जो भी प्रॉफिट होता था वो किसी से शेयर नहीं होता था। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस हो गया है या प्रॉफिट हो गया है, तो उसको उस ईयर में कैसे सेट ऑफ करना है। तो आपने एक चीज़, कैपिटल गेन में दो तरीके से गेन होता था: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर होगा तो उसका सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा, शॉर्ट टर्म का भी यूज़ नहीं लेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का यूज़ ले सकता था। तो मैंने थोड़ा सा रिवाइंड करवाया कि वही चीज़ यहाँ एप्लीकेबल हो रही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST अलाउ पेमेंट ऑफ CGST। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ SGST अलाउ पेमेंट ऑफ HGST। अलाउ पेमेंट मीन्स सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये वाइस वर्सा नहीं हो सकता कि SGST CGST के लिए करे और CGST SGST के लिए करे। और इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इंटीग्रेटेड GST अलाउ पेमेंट ऑफ IGST, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST। अब जैसे CGST में एक्सेस अमाउंट अवेलेबल है, तो सबसे पहले CGST में सेट ऑफ करेगा, उसके पास अगर बैलेंस अवेलेबल है देन वो IGST में यूज़ होगा। मैंने एग्जांपल लिया है, आगे हम समझेंगे उन एग्जांपल से और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन सेम एज SGST अलाउ सेट ऑफ या पेमेंट ऑफ SGST, फिर देन बचेगा तो IGST में यूज़ होगा। मीन्स SGST CGST IGST में यूज़ हो जाएगा, बट ये एक दूसरे के लिए यूज़ में नहीं आएंगे। देन एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने कर दिया है। पहले पता है एक्साइज ड्यूटी जब हम पढ़ते थे तो एक्साइज एक्ट अलग होता था, एक्स सीता 1985 अलग होता था, वैल्यूशन रूल्स अलग होते थे, इतने सारे एक्ट बने थे, कस्टम एक्ट अलग था, सर्विस टैक्स। अब इसमें सिर्फ एक कॉमन बना दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, GSTN, जिसे हम बोलते हैं GSTN। GSTN has been set up by the government as a private company under Section 25 of a Companies Act 1956. GSTN would provide three front-end services. GSTN का सिर्फ मेन काम होगा रजिस्ट्रेशन करने का, रिटर्न फाइलिंग देखने का और पेमेंट ऑफ टैक्स। इसके अलावा GSTN कोई काम नहीं देखेगा। अब तो फिर रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाएगा कि कितना रेट होना चाहिए, डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा? डोंट वरी, उसके लिए GST काउंसिल बनाया गया। तो सिर्फ ये दो चीज़ें फॉलो होंगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क एंड GST काउंसिल। फॉर रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, रेट्स क्या एप्लीकेबल हो गई, और इसमें अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसका रिजोल्यूशन कैसे होगा, एग्जाम्शन एंड सो ऑन। तो सिंपल है, 2/3 मेंबर ऑफ स्टेट, GST काउंसिल में मेंबर्स के बारे में है कि स्टेट लेवल के 2/3 मेंबर होंगे और सेंट्रल लेवल के 1/3 मेंबर्स होंगे। GST काउंसिल विल टेक ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग टैक्स रेट। ये सब कौन देखेगा? GST काउंसिल। और रिटर्न, पेमेंट, रजिस्ट्रेशन नेटवर्क देखेंगे, मतलब GSTN। एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एग्जाम्शन एंड सो ऑन। Recommendation of GST Council, 75% vote will be binding on central government and state government. Then GS, हाँ, अब GST में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा,
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने पे हमें जीएसटीआईएन नंबर मिलेगा जो कि पैन के बेस होगा और जो कि 15 डिजिट्स का नंबर का होगा। तो और जिसके पास एक पैन के अगेंस्ट एक जीएसटीआईएन मिलेगा। और एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे रही हूँ जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। जीएसटीआईएन, अब पहले हम इतने सारे बिल्स ऑफ इनवॉइसेस बनाते थे बट अब टैक्स इनवॉइस ही बनेगा। और टैक्स इनवॉइस तभी आपका वैलिड होगा जब उसमें जीएसटीआईएन मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने मेंशन कर रखा है तो वो मेंशन होगा और आपका टैक्स इनवॉइस बनेगा। और एक बिल ऑफ सप्लाई उनके लिए बनेगा जो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हमने सिंपल बेसिक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि जीएसटी में क्या है, तो ताकि थोड़ा थोड़ा सा हम स्टेप लेकर चलेंगे तो कॉम्प्लिकेट नहीं होगा और हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो देन फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के अब इसके टॉपिक में लेकर आ रही हूँ। देन थैंक यू।